friends, welcome back to our own channel. In last lecture we studied about colligative properties. Now we are going to continue the same topic again. So do you remember what are colligative properties? The property which depends on the number of solute particles and not on the nature of solute particles are called as colligative properties. बच्चों आपने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में देखा होगा दो चीजें होती है, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड देन देयर इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम पता करते हैं कि कंपाउंड का नेचर क्या है एंड इन क्वांटिटी हम पता करते हैं कि कंपाउंड का अमाउंट क्या है. तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये बेसिकली क्वांटिटेटिव होती हैं. ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कि सल्यूट पार्टिकल कितने हैं, ना कि उनके नेचर पर. ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ क्वांटिटी पर बेस्ड होगी उनको हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ऐसे हमारे पास चार प्रॉपर्टीज है जिन्हें हम स्टडी करने वाले हैं. दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह वेपर प्रेशर कम हो जाता है. सो आज के लेक्चर में हमने ये वाली प्रॉपर्टी स्टडी करनी है. देन देर आर थ्री मोर प्रॉपर्टीज: इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर. ये सारी जो भी प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज के लेक्चर में हमारा एम है स्टडीइंग द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. बट बच्चों सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है. ठीक है, वेपर प्रेशर मतलब ऐसा प्रेशर जो लिक्विड के वेपर्स लिक्विड पर एक्सर्ट करे. ठीक है, लिक्विड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन लिक्विड इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर. अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, ये वेपर प्रेशर में कमी आती कैसे है. तो मैं पहले आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, देन वी विल स्टडी अबाउट इट. सबसे पहले आपने ले लेना है एक सॉल्वेंट, यानी आप एक पानी ले लो और उसका वेपर प्रेशर आप निकाल लो. सपोज आपका वेपर प्रेशर आ गया 10 बार. ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उसमें ऐड करना है कोई भी सल्यूट. जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया रसना, और मैंने जैसे रसना डाला उसका सल्यूशन बन जाएगा ना. अभी सॉल्वेंट प्लस सल्यूट इज इक्वल टू सल्यूशन. अब मैंने उसका प्रेशर निकाला तो वो हो जाता है 5 बार. पहले 10 बार था, अब 5 बार हो गया, मतलब वेपर प्रेशर कम आया. अब मुझे डिफरेंस पता करना है तो मैं क्या करूँगी, 10 में से 5 को माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 5. तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. आपको बस अच्छे से एग्जाम्पल याद कर लो, आपको डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी. द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पानी का, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, फिर जो हमने रसना बना दिया, इनके बीच का जब आप प्रेशर डिफरेंस निकालोगे उसको बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब बच्चों हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें कंसिडर करनी है. सबसे पहला ये P01 हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया है कि नॉट रहेगा मतलब क्या, प्योर है ना. तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ये पानी का प्रेशर है. देन देयर इज P1 और P सोल्यूशन, आप ये दोनों लिख सकते हो. अब मैं आपको बताती हूँ क्यों. सबसे पहले आपने बाद में जो सोल्यूशन बना लिया उसका प्रेशर, बट इसको P1 हम लोग क्यों लिख रहे हैं. तो बच्चों ये जो प्रेशर है उसमें जो पूरा सोल्यूशन का प्रेशर, उसमें पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन आपके सॉल्वेंट का ही होता है. इसलिए अगर आप P सोल्यूशन की बजाय P1 भी लिखोगे तो चलेगा. सो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, अब बच्चों मैंने आपको बताया कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब P01 इज ग्रेटर देन P1. सही है ये. अब हम लोग निकालेंगे प्रेशर डिफरेंस. तो डेल्टा P जो बड़ी वैल्यू है P01 माइनस P1. तो ये कर लिया, आपको इधर तक शायद समझ आ गया होगा. अब बच्चों हमें लगाना है राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ हमने पढ़ा था. राउल्ट्स लॉ बोलता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे P1 दिया हुआ था, P1 की जगह पर मैं ये लिख सकती हूँ क्या, P01 इंटू x1. राउल्ट्स लॉ लगाकर मैंने यहाँ पर P1 की जगह पर P01 इंटू x1 लिख दिया. अब बच्चों आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि P01 और P01 दोनों सेम है, तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं. मैंने यहाँ पे इनको कॉमन निकाल दिया. यहाँ पर कुछ बचा क्या, अभी 1 लिख देंगे, माइनस यहाँ पे क्या बचा x1. तो इधर तक के हमें बात समझ आ गई है. ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि x1 ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, जब आप इसको प्लस करोगे तो आपको 1 मिलता है ना. तो यहाँ पर आपको x2, यहाँ पे मैंने x1 को इधर भेज दिया है, तो 1 माइनस x1 का मतलब क्या है, x2. यहाँ पे 1 माइनस x1 प्रेजेंट है, क्या मैं इसकी जगह पर x2 लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया. आ गया, मुझे मिल गया मेरा वेपर प्रेशर लोअरिंग. अब बच्चों मुझे फाइंड करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे. द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग
to the vapor pressure of pure solvent is called as relative lowering of vapor pressure. क्या बोला है? रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर लोवरिंग मतलब डिफरेंस. आप अभी हमने देखा ना, वेपर प्रेशर लोवरिंग मतलब डेल्टा पी टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब नॉट आएगा ना, पी नॉट वन. ये होता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है बच्चों, तो बस क्या करो, आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल गया, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट वन इंटू x2. अब आप गेस कर सकते हो कि हम आगे क्या करने वाले, बस हमें इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देना है. तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू x2. ये सेम मुझे मिल गई क्या, रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग की वैल्यू क्या है, x2. The relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. बच्चों एक और एक चीज आपको क्लियर करनी थी मुझे, कि कभी भी 1 आएगा ना मतलब सॉल्वेंट की बात हो रही है, और 2 आएगा मतलब सल्यूट की बात हो रही है. यहाँ पे x2 लिखा है मतलब किसका मोल फ्रैक्शन है, ये सल्यूट का है. तो आपको पता चल गया ना कि जो रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग है इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट. बच्चों बस इसी के लिए हम इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. देखो ये किस पर डिपेंड कर रही है, इसके मोल फ्रैक्शन पर, इसके क्वांटिटी पर, इसके नेचर पर डिपेंड कर रही है क्या, नहीं. इसीलिए हम इसको बोलेंगे रिलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब हमने पता करना है द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट. देखो रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है, डेल्टा पी और पी नॉट वन, दिस इज रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग. इसके और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट मतलब m, 1 आएगा कि 2, सल्यूट है मतलब 2 आएगा. इन दोनों के बीच में अब मुझे एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है जो इन दोनों के बीच का मुझे रिलेशन दे. ठीक है, तो बिल्कुल ये एक डेरिवेशन है. तो पहले हम कुछ चीज़ों को कंसिडर कर लेते हैं. सबसे पहला आपको याद रखना है 1 मतलब सॉल्वेंट, 2 मतलब सल्यूट. x1 है इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट. n बच्चों नंबर ऑफ मोल्स के लिए दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज फॉर सल्यूट. बच्चों W जो है ना यहाँ पर मास के लिए दिया हुआ है. मैंने मास को m इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे हमको मॉलिक्यूलर मास के लिए m लेना है. ठीक है, तो आप मास को क्या लोगे, W लोगे. W1 इज मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 इज मास ऑफ सल्यूट. देन M1 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट. ठीक है, अब बच्चों आपको याद रखना है कि रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग इज गिवन एज, अब भी जस्ट हमने निकाला कि रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग डेल्टा P अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट. अभी निकाला ना हमने. अब हम बच्चों देखेंगे कि ये जो x2 होता है इट इज़ इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा, इट इज़ इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2. ठीक है, ये मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला है, मुझे याद रखना पड़ेगा. ये x1 के लिए भी सेम होता है. x1 के लिए मैं क्या लिखूंगी इधर साइड में, मैं आपको बता देती हूँ. इट इज़ n1 अपॉन n1 प्लस n2, सेम ही है. ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, मतलब ये x2 की जगह पर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ क्या, तो मैंने यहाँ पे कर देना है n2 अपॉन n1 प्लस n2. अब बच्चों यहाँ पे जो सोल्यूशन है ना, जो हम सोल्यूशन बना रहे हैं, दैट इज़ वेरी डाइल्यूट. अच्छा, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. एक चीज़ होती है कंसनट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूटेड. अब आपके जो टेबल रिएजेंट्स होते हैं, आप प्रैक्टिकल्स में टेबल रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, वो आपके सामने रखे होते हैं. बट जो कंसनट्रेटेड केमिकल्स होते हैं वो कहीं लैब के थोड़ा सा दूर, जहाँ पे अटेंडेंट्स बैठे होते हैं, वहाँ पर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसको केयरफुली हैंडल करना होता है. तो कंसनट्रेटेड को अगर मुझे डाइल्यूटेड बनाना है तो क्या करते हैं वो लैब अटेंडेंट्स, उसमें ही थोड़ा पानी मिला देंगे, पानी ज़्यादा कर देंगे तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है. यानी कि ये जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है और सल्यूट कम है. ठीक है, तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बहुत कम है. तो बच्चों हमें ना, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है, छोटी है, इसलिए वी कैन नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ
N2। ठीक है, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वो बहुत कम है और उसके होने ना होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। N2 को मैंने इग्नोर कर दिया। अब बच्चों बचपन में नहीं, एक्चुअली आपने 11th-10th में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा। इट इज़ इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मतलब n इज इक्वल टू मास के लिए बच्चों हम क्या डिनोट करते हैं, W अपॉन मॉलिक्यूलर मास के लिए m। ठीक है, तो n इज इक्वल टू W अपॉन m। हमारे पास n का वैल्यू आ गया है और हमने एक फॉर्मूले से पता किया था कि डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 होता है। ठीक है, हमने देखा था, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग भी, यहाँ पर हमने देखा था कि डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो अब हमें क्या करना है, बस n की जगह पर ये वाला फॉर्मूला डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी, N2 की जगह पर क्या डालोगे आप, W2 अपॉन M2 डाल दिया, डिवाइडेड बाय N1 की जगह पे क्या डालोगे, W1 अपॉन M1। ठीक है बच्चों, अब ये डिवाइड ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो आपको पता है क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, M1 ऊपर आ जाएगा, W1 नीचे आ जाएगा। तो बच्चों ये है मेरा रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट एंड द रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग मिल गया मुझे। ये है मेरा रिलेटिव वेपर प्रेशर लोवरिंग और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, तो मुझे इन दोनों का रिलेशन मिल गया। और बच्चों ये जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आता है इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आपको इसको याद रखना है। थैंक यू।